आफ्टरनून। चैप्टर डिपॉजिटरी हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था और लास्ट टॉपिक चल रहा था डिपॉजिटरी डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस। तो देखो, पहले तो मैं आपको ना प्रोसेस जो मैंने कल आपको समझाई थी उसको लिखना तो पड़ेगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज क्या होगी वो आप यहां से देख सकते हो। हेडिंग क्लियर है, प्रोसेस फॉर डीमटेरियलाइजेशन। पहली स्टेप क्या लिखी हुई, इन्वेस्टर ओपन्स अकाउंट विथ डीपी। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। फिर क्या फिल करेगा, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म डीआरएफ, और साथ में क्या अटैच करेगा, शेयर सर्टिफिकेट। और फिर इन्वेस्टर ये डीआरएफ और शेयर सर्टिफिकेट जमा करवाएगा किसके पास, डीपी के पास। इन्वेस्टर लॉन्च डीआरएफ एंड शेयर सर्टिफिकेट विद डीपी। अब ये कई बच्चों को यहां भी डाउट, ये लॉन्च करने का मतलब क्या होता है? फाइल करना भी लिख सकते हो। नॉर्मल तो जब हम बोलते हैं ना हमने दर्ज करवाया, तो इसका मतलब लॉन्च कराने का मतलब, तो ऑब्वियस है लॉज की जगह फाइल वर्ड यूज कर सकते हो। दर्ज करवाना, फाइल करना, सबमिट करना ना। इसके बाद देखो क्या, डीपी इंटीमेट्स डिपॉजिटरी। किया था क्या हमने कल? ये डीपी किसको इंटीमेट करेगा, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी किसको इंटीमेट करेगा, इशूअर को। अब ये रजिस्टर्ड वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा। फिर डीपी सर्टिफिकेट और डीआरएफ किसको भेजेगा? क्या उस प्रोसेस में कल सब क्लियर था ये? उसके बाद इशूअर कंफर्म करेगा कि डिमैट कर दो, और डिपॉजिटरी आप इन्वेस्टर का अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट। अब कल कुछ डाउट्स थे। डाउट ये क्रेडिट क्या होता है? आप समझो, यही प्रोसेस थी कल। देखो एक बात समझो, ये डीमैट अकाउंट भी एक अकाउंट है, तो यहां भी दो ही चीजें होंगी। अकाउंट में सिक्योरिटीज डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। हाँ बताओ, जब आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हो तो बैंक अकाउंट क्या होता है? हाँ चलो, बैंक का आपकी बुक्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं पहले। दो लोगों के बुक्स में अकाउंटिंग होगी, एक आपकी में और एक बैंक की में। आपकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करते हो जब बैंक में कैश जमा करवाते हो? तब बैंक डेबिट टू कैश, ऐसे करते हो ना? अरे हाँ, क्या? ठीक है, बैंक डेबिट टू बैंक का एंट्री करती होगी, कैश डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट टू अकाउंट होल्डर। तो आपका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है कि हमने तो पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो क्रेडिट कर रहे हैं पैसे जाने को। अरे ये डेबिट क्रेडिट वो गोज आउट और कम्स इन वाला नहीं चल रहा है, ये लाइबिलिटी और असेट वाइज चल रहा है। जब आपने बैंक में पैसे जमा कराए तब आप कह रहे हो मेरा पैसा बढ़ा, जब वहां पैसे जमा कराए तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी, इसलिए आपका अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो ना तो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करती है। वैसे ही जब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे तो वो आपका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डीमैट अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज प्लस होना। और डीमैट अकाउंट डेबिट कब होगा, जब यहां से सिक्योरिटीज बिकेंगी जाएंगी, तब अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट का क्रेडिट होना मीन्स सिक्योरिटीज आ रही हैं, डीमैट अकाउंट डेबिट हुआ, सिक्योरिटीज गई। ठीक, तो डिपॉजिटरी डीपी के थ्रू आपका डीमैट अकाउंट करवा देगा क्रेडिट। ठीक है, ये प्रोसेस किस चीज की, डीमटेरियलाइजेशन की। दो क्वेश्चन खत्म हुए हैं कल से अब तक, एक तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन डीमैट सिस्टम के, डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स। तो मैं जो लिखा हुआ है ना सिलेबस में आपके, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, वो आपको पढ़ा देता हूं। वैसे तो मैंने कल सब चीजें पढ़ाई थी,
अब आपको दिखा देता हूं कि देखो अगर हम यही पढ़ रहे थे क्या ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आता है? एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, पोस्ट नहीं पहुंची कहीं और पहुंच गई, क्या अब डिलीवरीज होंगी भी नहीं, तो बैड डिलीवरीज की कोई जगह ही नहीं, कोई जरूरत, कुछ होगा ही नहीं, बैड डिलीवरीज नहीं होंगी। पहले क्या होती थी बैड डिलीवरीज? हमने पोस्ट भेजी, पहुंची नहीं, फिर उन्होंने वापस शेयर सर्टिफिकेट भेजे, ट्रांसफरी को उस तक नहीं पहुंचे, बैड डिलीवरीज एलिमिनेट, खत्म। पॉइंट नंबर 2, एलिमिनेशन, क्या खत्म हो गई? ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स। बताओ फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ क्या रिस्क होती थी? गुम सकता है, चोरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ये रिस्क खत्म। तीसरी रिस्क, सिक्योरिटीज का ट्रांसफर कैसे होगा? इमीडिएट। तो पहले इमीडिएट नहीं होता था क्या? पहले ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, अब ट्रांसफर होंगे इमीडिएटली। चौथा, क्या ये भी डिस्कस किया था फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स? या तुम पढ़ते क्यों नहीं हो घर जाकर? ये डिस्कस किया था क्या? फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक राइट्स, बोनस। मुझे इसका मतलब बता दो जल्दी से, क्या हो रहा था? पहले राइट इश्यू आता था, बोनस इश्यू आता था, तो शेयर हमारे एड्रेस पर फिजिकली भेजते थे, तो उसमें टाइम लगता था, बैड डिलीवरीज होती थी। अब डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, तो फास्टर डिसबर्समेंट। अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट? ये क्यों लिखा नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट? कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स का फास्टर डिसबर्समेंट नहीं होगा क्या डीमैट अकाउंट से? डीमैट अकाउंट में कैश डील नहीं होगा। डीमैट अकाउंट में केवल डीलिंग किसकी होती है? सिक्योरिटीज की। कैश के ट्रांजैक्शन तो आज भी वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। डिविडेंड जैसे पहले आपके बैंक अकाउंट में जाता था, आज भी वैसे ही जाएगा। अरे डीमैट अकाउंट में किसका ट्रांजैक्शन होता है? कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कैश के लिए अभी भी बैंक अकाउंट है। आगे ये अभी करते हैं, ये देखो, ये भी कल डिस्कस हुआ था क्या? इन्वेस्टर का एड्रेस चेंज होने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी वो अब नहीं होंगी। क्यों? अब इन्वेस्टर एड्रेस चेंज नहीं करेगा, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो भी उसको सिक्योरिटीज देनी है वो सब कहां देंगे? डीमैट अकाउंट में। लास्ट पढ़ो तो, माइनर के भी आपका शेयर ट्रांसफर करने में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं है। पक्का क्लियर है? अब एक लास्ट एडवांटेज समझ लो जो कल डिस्कस नहीं हुआ था, आज समझ लो। मुझे ये बताओ, शेयर्स जनरली खरीदे बेचे किसके थ्रू जाते हैं मार्केट में? ब्रोकर्स के थ्रू। तो सोचो पहले क्या होता होगा? आपने ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदे। चलो एक काम करते हैं, आप हो सेलर, मैं हूं बायर, और हमने ट्रांजेक्शन किया किसी ब्रोकर के थ्रू, तो आपने मुझे शेयर बेच दिए। फिजिकल फॉर्म के शेयर्स हैं, मैंने आपको पैसे दिए, अब आप मुझे क्या दो? शेयर्स। लेकिन क्या शेयर आज के आज मेरे अकाउंट मेरे हाथ में आ जाएंगे फिजिकल, मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा? नहीं। तो बताओ, बीइंग अ सेलर आप शेयर सर्टिफिकेट का क्या करोगे? हम शेयर सर्टिफिकेट दे देते थे ब्रोकर को। ब्रोकर क्या करता था? ब्रोकर ही वो ट्रांसफर फॉर्म भरेगा, सारी फॉर्मेलिटी करवाएगा, आपसे स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करवाएगा, सारे पेपर रेडी करेगा और पेपर भेजेगा कंपनी में। फिर उसका फॉलो अप मैं किससे लूं? मैं तो बायर हूं, मुझे तो अब 15 दिन हो गए मेरे पास शेयर नहीं आ रहे, मैं बार बार फोन किसको करूंगा? ब्रोकर को। सर क्या हुआ, शेयर नहीं आए, शेयर नहीं आए। ये सोचो होता होगा किसी जमाने में, कितने शेयर तो आई नहीं, ब्रोकर फिर फॉलो अप ले रहा है, फिर हो रहा है। ये पूरा काम किसका चल रहा है? अब आप सोचो ब्रोकर का बैक ऑफिस काम कितना टिपिकल है। कितने लोगों की रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा कि इसके शेयर बेचे थे, गए नहीं गए, इनका फॉर्म भेजा नहीं भेजा, वहां पर क्या हुआ, वहां से वापस क्यों नहीं आया इसके पास शेयर फिजिकल। ब्रोकर का काम बहुत ज्यादा होता था किसी जमाने में, तो ब्रोकर की ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा होती थी। अब ये सारा काम खत्म हो गया है। अब ब्रोकर के थ्रू केवल ट्रेडिंग करो, शेयर्स तो अकाउंट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। कुछ समझ में आ रहा है? तो ब्रोकर्स का काम हो गया कम, तो ब्रोकरेज भी हो गई होगी। ये रियल एडवांटेज है। अब आप हेडिंग पढ़ो, आपको समझ में आएगा। रिडक्शन इन ब्रोकरेज बाय मेनी ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग इन डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ब्रोकर्स की ब्रोकरेज होती है कम, क्योंकि उनका बैक ऑफिस काम बहुत कम हो गया है, स्पेशली ट्रांसफर और इनके रिकॉर्ड्स वाला।
समझ में आ रहा है? ये है डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेज। अभी हमने एक टॉपिक फिर और पढ़ा, डीमैट की प्रोसेस। अब आज का लेक्चर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अलग जगह, और अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की, डिपॉजिटरी सिस्टम चलता कैसे है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। अभी आपने बहुत बेसिक चीज देखी कि मैं डीमैट अकाउंट खुलवा के आ गया, उसमें मेरा शेयर क्रेडिट हो गए। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले कंफ्यूज करता हूं, परेशान करता हूं, फिर सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। देखो प्रॉब्लम बताता हूं आपको, जो आपको अभी तक खुद को समझ में आनी चाहिए। यार आप सब एक बड़ी लिस्टेड कंपनी उसके शेयर होल्डर हो आप सब, और आपने अपने शेयर मुझे बेच दिए। किसको बताया? पहले किसको बताते थे? अरे यार ब्रोकर को, फिर उसके थ्रू कंपनी को। शेयर ट्रांसफर कौन करता था? कंपनी। कंपनी के पास रिकॉर्ड होते थे कि पहले कौन शेयर होल्डर था, आज कौन है। अब हम लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं, शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आपने मुझे बेच दिया। किसको बताया? किसी को भी नहीं बताया। शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे? और डीपी आपका अकाउंट डेबिट कर देगा, मेरा अकाउंट क्रेडिट कर देगा। कंपनी को पता है क्या? जल्दी सोचो। नहीं पता। डिविडेंड बांटना है, नाम तो आपका आ रहा है, किसमें? कंपनी के पास जो उनके रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो तो चेंज नहीं हुए, उसमें तो नाम आपका आ रहा है। सोचो हम इतने बड़े हो गए कि हमने कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए और कंपनी को तो बताया ही नहीं बताना है। तो फिर अकाउंट डिविडेंड तो मुझे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, मेरे तो आया ही नहीं, शेयर तो मेरे पास है, आपका नाम तो हटा ही नहीं रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में से। कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ये इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। ये सिस्टम काम कैसे करता है उसकी एक चीज तो मैंने आपको कल बता दी थी कि सिस्टम में 4 लोग इन्वॉल्व हैं। कोई भी डिपॉजिटरी आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैंडल करना तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक आपकी कंपनी का उस डिपॉजिटरी के साथ क्या ना हो जाए, एक एग्रीमेंट। ये बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा। सपोज करो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी के 5, ज्यादा नहीं लेते, 5 शेयर होल्डर बनाते हैं। इस कंपनी के 5, कहां लिखे हुए इनके नाम? कंपनी के रजिस्टर ऑफ, कंपनी को रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन करना पड़ता है क्या? हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन करना कंपलसरी है। सेक्शन 88, 89 पढ़ोगे आप अभी कंपनी लॉ में आगे, ठीक है, तब समझ में आएगा। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन करना कंपलसरी है। तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 5 शेयर होल्डर है। अच्छा, इनके आगे इनके शेयर के नंबर भी लिखे हुए हैं। कंपनी के टोटल शेयर कितने? 1 लाख, और इन 5 के बाद इतने इतने शेयर हैं। कंपनी ने डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हमारे शेयर अब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, कोई आए तो 4 लोग उठ के चले गए, ए, बी, सी और डी। इन चारों ने अपनी सिक्योरिटीज को क्या करवा लिया? इन्होंने करवा लिया डीमैटेरियलाइज। इन चारों के क्या खुल गए? डीमैट अकाउंट भी खुल गए। चारों ने डीमैट अकाउंट खुलवा लिए। ये ए का डीमैट अकाउंट, बी, सी, डी, चारों के डीमैट अकाउंट खुल गए। जैसे ही डीमैटेरियलाइज करवाया होगा, शेयर सर्टिफिकेट खत्म, और इनके अकाउंट में क्या आई होगी? एंट्री, और अकाउंट हो गया होगा क्रेडिट। तो जैसे ए के अकाउंट, अच्छा कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड, एक के अकाउंट में लिखा हुआ होगा डीमैट अकाउंट में कि एबीसी लिमिटेड के 20,000 शेयर हैं आपके पास। डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर ही रहते होंगे, बस क्या नाम भी लिखा रहता होगा कौन सी कंपनी के? बताओ सोचकर, नाम भी तो लिखा रहता होगा ना कौन सी कंपनी के। तो इन सबके अकाउंट में लिख दिया कि एबीसी लिमिटेड के इतने इतने शेयर हैं इनके डीमैट अकाउंट में, क्रेडिट कर दिए इतने इतने शेयर। ये ई का क्या है? ई ने अब तक डीमैटेरियलाइजेशन नहीं करवाया, कंपलसरी है भी नहीं। जहां कंपल्शन है वो हम बात कर लेंगे इस चैप्टर में। इन चारों ने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है। उस दिन से कंपनी के रडार से बाहर हो जाएंगे।
उसका रीजन सोचो ना आप। सपोज करो किसी दिन ए ने सी को 5,000 शेयर सेल कर दिए, अब क्या होगा बताओ? कंपनी को तो पता ही नहीं है, तो क्या होगा? सी के अकाउंट से 5,000 डेबिट होकर, सॉरी ए ने बेचे ना, ए के अकाउंट से 5,000 शेयर डेबिट होकर सी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कौन कर देगा ये सारा काम? डीपी। कंपनी को पता है? कंपनी को पता है क्या? नहीं पता है। चलो फायदा बताओ पहले, तो एडवांटेज बताओ क्या हुआ? कि केवल एक एंट्री करी और शेयर्स ट्रांसफर हो गए। कहां होगी एंट्री, जल्दी बताओ? किसके पास है ये रिकॉर्ड्स? किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास। तो ये बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है? तो सुनो, डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होता है वो टेक्निकल लैंग्वेज लिख देता हूं। शेयर्स ट्रांसफर कैसे होते हैं? थ्रू बुक एंट्री। कैसे होते हैं? थ्रू बुक एंट्री। मतलब बताओ क्या? मतलब बताओ क्या? डिपॉजिटरी को केवल अपनी बुक्स में क्या करनी है? एंट्री। एक अकाउंट से डेबिट, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट, शेयर ट्रांसफर हो गए। डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होती हैं? थ्रू बुक एंट्री। इसको ऐसे लिखते हैं, सिक्योरिटीज गेट ट्रांसफर इन द डिपॉजिटरी सिस्टम थ्रू बुक एंट्री। बुक एंट्री से सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाती हैं। एक के अकाउंट में डेबिट, दूसरे के अकाउंट क्रेडिट, हो गया ट्रांसफर। यही ट्रांसफर है अब, जिसमें पहले महीनों लगते थे। ठीक है, प्रॉब्लम बताओ क्या है? एडवांटेज तो ठीक है, प्रॉब्लम बताओ क्या है? कंपनी को तो पता ही नहीं है, नहीं होगा। तो मुझे बताओ, कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर सही स्टेटस बता रहे हैं क्या? हाँ या ना? नहीं बता रहे हैं। तो क्या ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए जो गलत हो? नहीं। तो एक सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन यह है कि अब कंपनी बुक्स में रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में ए बी और सी, ए बी सी और डी का नाम हटा दे और किसका नाम लिख दे? एनएसडीएल या सीडीएसएल का। 60,000 शेयर्स जिस भी डिपॉजिटरी के पास है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, जिसके यहां भी इन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया, केवल उसके नाम पर लिख दो। बाकी एक ही व्यक्ति अभी भी स्पेशल बचा हुआ है जिसका तो नाम ही रहेगा बुक्स में, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में। क्यों भैया? उसने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करवाया। लो, नई चीज हो गई। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज कन्वर्ट करवाओगे, कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर से आपका नाम हटा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा डिपॉजिटरी का नाम। हो गया सॉल्यूशन। गलत रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं क्या? अब नहीं हो रहे। अभी आपस में कितने खेल कूद कर लें, 60,000 शेयर तो डिपॉजिटरी के पास ही रहेंगे। क्या बोलते हो? तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर का मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज के केस में कैसे होता है? जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उनकी जगह नाम किसका लिखा जाता है? डिपॉजिटरी का। और जिनके शेयर फिजिकल फॉर्म में है उनकी जगह नाम किसका लिखा जाता है? एक्चुअल शेयर होल्डर का। ठीक है, आगे बढ़े। आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? एक पैसे मैंने लगाए थे, शेयर होल्डर तुमने डिपॉजिटरी को बना दिया। जनरल मीटिंग में वोट करने कौन आए? डिविडेंड किसको बांटे? यहां तो नाम डिपॉजिटरी का लिखा हुआ है। एक्चुअल शेयर होल्डर किसी को इस पूरे दुनिया में पता है भी या नहीं है? एक्चुअल शेयर होल्डर की लिस्ट कोई नहीं बता सकता? कोई नहीं बता सकता? डिपो यार, तुम कौन सी नींद में पढ़ते हो यार? कोई नहीं बता सकता। कोई तो बुक्स मेंटेन कर रहा है। कौन कर रहा है?
तो वो तो बताएगा। मतलब रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर दो जगह मेंटेन हो रहे हैं। एक रजिस्टर मेंटेन कर रही है कंपनी और एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है डिपॉजिटरी। और एक्चुअल शेयर होल्डर के नाम किसको पता है? पर आपने तो बुक्स में नाम किसका लिख दिया? डिपॉजिटरी का। तो देखो, जितने भी शेयर कौन से फॉर्म में हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या उनके लिए कंपनी के रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम लिख दिया है? हाँ। तो क्या वो एक्चुअल शेयर होल्डर हो गए? क्या वो एक्चुअल ओनर हो गए? नहीं। उन्हें केवल क्या नाम दिया जाता है? रजिस्टर्ड ओनर। देयर नेम इज रिटन in the register of company, register of shareholder of the company, just for the sake of maintenance of register. इनका नाम केवल क्यों लिखा है? रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। कौन है ये? रजिस्टर्ड ऑनर। बताओ रजिस्टर्ड ऑनर की जगह कौन लिखूं? कौन है रजिस्टर्ड ऑनर? डिपॉजिटरी। तो एक्चुअल ऑनर कौन है? उसको क्या लिखा जाता है? बेनिफिशियल ऑनर। और ये बताओ ये कौन है? एक्चुअल शेयर होल्डर। अब ये बता दो रजिस्टर्ड ऑनर की डिटेल कौन मेंटेन करेगा? कंपनी। और बेनिफिशियल ऑनर की रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? बहुत बढ़िया। जितने भी लोग नींद में रहते हो ना, एसएल की क्लास के पहले या तो क्लास से चले जाया करो या मुंह धोकर आ जाया करो। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। या तो आप मत पढ़ो, वो चलेगा। पढ़ो तो मुंह धोकर आया करो। जिंदा ही बैठा करो इधर। ये अच्छे अच्छे जिंदा मर जाते हैं एसएल पढ़ के। तुम सोच रहे हो मरे हुए पढ़ोगे एसएल पढ़ लोगे? रजिस्टर्ड ऑनर का नाम लिखा हुआ है तुम्हारी जगह। मतलब आज की डेट में ऑनर ही कितने तरह के हो गए? दो, रजिस्टर्ड ऑनर और, हाँ जल्दी जल्दी आंसर करना। रजिस्टर्ड ऑनर और, अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रजिस्टर्ड ऑनर कौन? इसको मत देखो यार। अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रजिस्टर्ड ऑनर कौन? काहे के लिए रजिस्टर्ड ऑनर? क्योंकि इनका नाम कंपनी ने अपने रजिस्टर में लिख दिया है। बेनिफिशियल ऑनर कौन? तो रजिस्टर्ड ऑनर कौन है इसकी डिटेल कहां से पता लग सकती है? कौन मेंटेन करेगा? और एक्चुअल बेनिफिशियल के रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? क्यों करेगा? अब आपको समझ में आएगा कल क्या पढ़ा रहा था मैं। वो क्यों करेगा तुम्हारे लिए काम? क्योंकि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया, आप उसको पैसे दोगे हर साल। इसलिए वो कल आपका डीमेट अकाउंट खोल के तुम्हारे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रेडिट नहीं कर रहा था। भगा दिया था ना उसने मेरे को, इस कंपनी में तो हम डील ही नहीं करते। क्यों करेगा वो तुम्हारे रिकॉर्ड मेंटेन? अब करेगा क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है, आप हर साल उसे सर्विस चार्जेस दे रहे हो। इज दिस क्लियर? देखता हूं तुम्हें वास्तव में समझ में आया या तुमने रट डाला इसको। कौन से शेयर की बात कर रहे थे अभी? इलेक्ट्रॉनिक की। चलो अब फिजिकल फॉर्म के शेयर होल्डर की बात करते हैं। इन केस ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, रजिस्टर्ड ऑनर कौन और बेनिफिशियल ऑनर कौन? रजिस्टर्ड ऑनर कौन? शेयर होल्डर। बेनिफिशियल ऑनर कौन? हाँ ना, क्योंकि याद करो तुमने आज की डेट में तुम्हारे रजिस्टर ऐसे हैं। एनएसडीएल सीडीएसएल के पास 60,000 और ई के पास 40,000। इसके तो वीआईपी हो गया। इसका तो नाम लिखा हुआ है हमने रजिस्टर में। और यही रजिस्टर्ड ऑनर और यही डिविडेंड भी इसी को मिलेगा, बोनस इसी को मिलेंगे, राइट इसी को मिलेंगे, एजीएम में यही आएगा, वोट यही करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे तो ये लोग केवल कौन है? रजिस्टर्ड ऑनर। एक्चुअल बेनिफिट किसको मिलेंगे? बेनिफिशियल ऑनर को। हाँ इतना सब कुछ होता है, ऐसे ही थोड़ी चलती हैं चीजें। अभी तो चालू किया है। हो गया?
अरे पूछ ले, अरे पूछना डाउट, डाउट एक दूसरे से क्यों पूछते हो तुम? मुझसे पूछा ना, मुझे सब आता है, मुझसे पूछा करो डाउट। कौन दूसरे को आता है, वो उसको आ रहा होता तो यहाँ क्यों आता? ये ऐसा करके तुम हमारे कॉम्पिटिटर तैयार कर रहे हो ना, कल से ही पढ़ाने लग जाएगा फिर कि अरे मैं तो जो पढ़ाता हूँ लोगों को समझ में आता है। हम चाहते नहीं लोगों में ऐसा कॉन्फिडेंस है। बात सही है ना? कर लिया भाई, नोट हो गया क्या? ठीक है, ओके। तुम करते क्या रहते हो? नोटबुक पेन ये लेकर क्यों नहीं बैठते हो? देखो सत्यनारायण की कथा है जो सुनने से पुण्य मिल रहा है। 15 मिनट बाद याद नहीं रहेगा कुछ भी। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में किसका नाम लिखा है? अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स हैं तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में किसका नाम लिखा है? डिपॉजिटरी का। फिजिकल के हैं तो एक्चुअल का। अब आप देखो कितना आसान सा काम हो गया। जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाओगे तुम्हारा नाम हटा देंगे, डिपॉजिटरी का लिख देंगे। आप किसी दिन कंपनी को डिविडेंड बांटना है तो बताओ शेयर होल्डर की डिटेल कहां से पता लगाएं? एंड दे विल कॉल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डिपॉजिटरी। इसको देना पड़ेगा, बोले आज के दिन के शेयर होल्डर के नाम बता दो, बस। इसी चीज के पैसे ले रहा है बाप से। और आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वापस में डील करें एक दूसरे से, उनके अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते रहेंगे, वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, आपके बुक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये है डिपॉजिटरी सिस्टम। हाँ 100%। जिस दिन ये ई वाला व्यक्ति भी इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा उस दिन इसका नाम बैठा के डिपॉजिटरी लिख देंगे। पर अब तक ये ऐसा ही है, जब तक इसके नहीं है इसका खुद का नाम आएगा। आगे आते हैं अब। किसी व्यक्ति को अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर वापस चाहिए तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? रीमटेरियलाइजेशन, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं? रीमैट। रीमटेरियलाइजेशन। ये कौन व्यक्ति है? ये कह रहा है मेरे को फिजिकली चाहिए, मेरे को नहीं करना इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे लोग भी इंडिया में। अरे इंडिया है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर चलेगा, मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मन नहीं लगता मेरा, इतने पैसे लग गए, शेयर भी नहीं मिला, फिजिकल चाहिए, अपने को फिजिकल ही मांगता है, मन नहीं लगता मेरा। इसको क्या करना पड़ेगा? इसके पास ऑप्शन है। रीजन? क्योंकि आज भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंपल्शन नहीं किया है, ये देश है अपना। कहां कहां कंपल्शन है वो तो बात करेंगे, लेकिन ये करवा सकता है रीमैट। रीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी? अच्छा क्या चाहता है ये? तो अभी क्या है इसके, बताओ फिर। अब ये प्रोसेस तो आप लोग ही डिराइव करोगे, ड्राइव करना ढंग से। बताओ किसके पास जाइए? डीपी के पास। कौन? इसके पास जाए। इन्वेस्टर अप्रोच करेगा डीपी को। अब की बार पहली लाइन ये लिखूं क्या? इन्वेस्टर ओपन द डीमैट अकाउंट विद डीपी? नहीं है ना, है ऑलरेडी। तो पहली स्टेप ही क्या होगी? इन्वेस्टर अप्रोच टू द डीपी एंड फाइल अ फॉर्म। अब इस फॉर्म का नाम क्या होगा? RRF। आप आज तो सही फॉर्म बना लो, फुल फॉर्म, रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अच्छा RRF भरकर साथ में शेयर सर्टिफिकेट जमा करवाए, वो तो है ही नहीं ना, वो ही चाहिए, तो केवल RRF सबमिट करेगा। डीपी किसको इंटीमेट करेगा? किसको इंटीमेट करेगा? डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगा।
ठीक है, फिर ये डीपी और किसको इंटीमेट करने वाला है? इशूअर कंपनी। और कौन सा फॉर्म भेजेगा इसको? आरआरएफ। और डिपॉजिटरी भी इंटीमेट करने का इशूअर को कि रिक्वेस्ट आई है तुम्हारे शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। अब बताओ कंपनी क्या करेगी? सर्टिफिकेट्स प्रिंट करे उसके नाम का। अब बताओ सर्टिफिकेट प्रिंट करके क्या करे? किसको भेजे? सर वो डिपॉजिटरी को भेजे, फिर डिपॉजिटरी डीपी को भेजेगा, फिर डीपी इन्वेस्टर को भेजेगा, तो उसमें लग जाएंगे 1 साल। अरे मतलब इतने लोगों को भेजोगे क्या? कल तक इधर कुछ नहीं हुआ था, आज इधर भी होगा। शेयर सर्टिफिकेट्स डायरेक्टली किसको भेजे जाएंगे? इन्वेस्टर को। तो इसके डिमैट अकाउंट में शेयर तो अभी भी पड़े हुए हैं। ये अगेन इसको क्या करेगा? इंटीमेट। और डिपॉजिटरी बताओ आपकी बार क्या करेगा? इसके डिमैट अकाउंट को क्या करोगे? जल्दी बताओ। डिमैट अकाउंट बंद कर दे। इसके डिमैट अकाउंट को क्या करवा दोगे अब आप? डेबिट। गुड। लास्ट स्टेप ये लिखूं क्या कि डिमैट अकाउंट बंद कर दो? जरूरी है क्या उसके पास इसके अलावा कोई और शेयर ना हो सकते हैं। इसको करवाया फिजिकल में, डिमैट अकाउंट क्यों बंद करवाना है? वो कुछ नहीं लिखना, यही लिखना है बस। इसके डिमैट अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट। अब यह आपके लिए होमवर्क है आज, ये प्रोसेस लिख के लाना डीमैट और रीमैट दोनों की। 5 नंबर का क्वेश्चन आए, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ डीमैट एंड रीमैट, लिख कर लाना क्या होगी प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ रीमैटेरियलाइजेशन। अरे ये तो फोटो है, ये थोड़ी बना के आना एग्जाम में। लिखना है। आज के लिए लास्ट डिस्कशन एक हो गया, ये हो गया। अब ना डीमैट हो गई बहुत पुराने जमाने की बात, जब लोगों के पास फिजिकल हुआ करते थे और फिर लोग चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर लो। आज का जमाना तो यह है, आईपीओ आता है तो पहले ही दिन शेयर डीमैट में ही मिलते हैं। आते ही डीमैट अकाउंट में शेयर, अगर आईपीओ में अलॉटमेंट मिला तो डीमैट अकाउंट में आएंगे। अब ये कैसे होता हुआ यार, आईपीओ में अलॉटमेंट मिला वो डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाए? तो इश्यू ऑफ शेयर तो पड़ ही रहे हो आप अकाउंट में, उसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। आप जब क्या होता था ना, जब शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे ना, तो फॉर्म तो तब भी भरना पड़ता था। आईपीओ आएगा, पब्लिक ऑफर आएगा तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म तो भरोगे। कौन सा फॉर्म? क्या होता है ये? शेयर सब्सक्राइब करने के लिए फॉर्म, मैं हूं, ये व्यक्ति हूं, ये मेरा पैन कार्ड है, ये इतने शेयर दे दो, इतने रुपए ले लो, ये चेक रहा, ये करते सब्सक्रिप्शन फॉर्म। अगर आज की डेट में कोई नया इश्यू आ रहा है तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म में आपको 2 एडिशनल डिटेल और देनी पड़ेंगी। क्या एडिशनल डिटेल देनी है? मुझे एक बात बताओ, आपको अगर किसी व्यक्ति से अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाना हो डायरेक्ट, कि तू ही जमा करा दे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे, क्या देना पड़ेगा उसको? बैंक अकाउंट का नंबर। बैंक अकाउंट का नंबर बस। क्या ये बताना पड़ेगा इस बैंक की कौन सी ब्रांच में अकाउंट है? तो वैसे ही किसी भी व्यक्ति को अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने हैं तो उसको 2 डिटेल बताओ। एक तो डीमैट अकाउंट का नंबर, और एक डीमैट अकाउंट जिस डीपी के पास है उसकी डिटेल, उसे बोलते हैं डीपीआईडी। डीपीआईडी का मतलब क्या? कौन सी बैंक की ब्रांच में आपका अकाउंट है, ये हमारी लैंग्वेज। एक्चुअल लैंग्वेज डीपीआईडी मतलब डीपी कौन है आपका। और जल्दी बताओ क्लाइंट आईडी मतलब
वो बैंक अकाउंट का नंबर। ऐसा लिखना मत, ये मैं आपको दोनों कंपेयर करके बता रहा हूं कि जिसको आप बैंक अकाउंट नंबर कहते हो बैंकिंग में, वो यहाँ क्या होता है, क्लाइंट आईडी। जिसको आप बैंक की ब्रांच कहते हो आईएफएससी, वो यहाँ क्या है, डीपीआईडी। तो आपको दो एडिशनल डिटेल और देनी है सब्सक्रिप्शन फॉर्म में, डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी। इससे क्या होगा, वो जान जाएंगे आपका डीमैट अकाउंट कौन सा है। तो आपको अगर नया इश्यू आ रहा है तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म में दो डिटेल और देनी है। फिर क्या करना है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म सबमिट होगा। अब याद करो, फाइनल काम ये करती है कंपनी, ये कुछ बनाती है क्या, लिस्ट ऑफ अलॉटीज। हाँ, ये याद है या नहीं तुमको, लिस्ट ऑफ अलॉटी। जो भी अप्लाई करते हैं सबको अलॉटमेंट मिलता है, तो फिर कुछ रूल के बेसिस पर अलॉटमेंट होता होगा, सबको तो नहीं मिलता। तो कंपनी क्या करेगी, अब लिस्ट ऑफ अलॉटी बनाएगी कि इनको इतने इतने शेयर्स क्या करने, अलॉट। किसी जमाने में लिस्ट ऑफ अलॉटी इतनी सी बनती थी बस, कि कौन से नाम का व्यक्ति है और इसको कितने नंबर ऑफ शेयर का सर्टिफिकेट इशू करना है। आज की डेट में इसमें दो कॉलम और बनेंगे। हाँ, सही जा रहे हो आप। इस नाम का व्यक्ति है, इसको इतने शेयर देने हैं, ये इसका डीपीआईडी है, इसका क्लाइंट आईडी। मिस्टर ए, इसको 1000 शेयर अलॉट करने हैं, इसका डीपीआईडी है NSDL00000123, इसका क्लाइंट आईडी है 12345678। ये है आज की डेट में लिस्ट ऑफ अलॉटी। तो अब कंपनी क्या करेगी, लिस्ट ऑफ अलॉटी प्रिपेयर करेगी, और ये लिस्ट पता है किसको देगी, ये लिस्ट अपलोड कर देगी किसके सिस्टम पर, लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी ऑन द सिस्टम ऑफ डिपॉजिटरी। इस लिस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, और दोनों को एक एक लिस्ट दे देंगे। क्या बोलते हो। अब इसके बाद का काम तो आप बता दो, बताओ अब डिपॉजिटरी क्या करेगा। डिपॉजिटरी इन लोगों के डीमैट अकाउंट को डायरेक्टली कर देगा क्रेडिट। ऐसे आता है आईपीओ। समझ में आया। आज की डेट में फिजिकल शेयर आते ही नहीं, आईपीओ आया है अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। कैसे होंगे, आपने अपने सब्सक्रिप्शन फॉर्म में ये भर के दिए थे दो चीजें। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये लिख के आना है, नहीं, क्या लिख के आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए, सबसे पहली स्टेप, इन्वेस्टर शुड हैव अ डीमैट अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर फिल subscription form and provide the details regarding DPID and client ID. Point number 3, the company will finally decide the list of allottee. And point number 4, the company will upload the list of allottee on the system of depository, and then depository will credit the demat account of the investors. ये प्रोसेस है। तो नया इशू जो आज की डेट में आता है ना, उसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट होते हैं। तो आज की डेट में इशू फिजिकल नहीं, इशू ही कौन सा चल रहा है, फिजिकल नहीं, इशू कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इशू। इलेक्ट्रॉनिक इशू के केस में, आपके न्यू इशू के केस में इलेक्ट्रॉनिक कल आपके अकाउंट में शेयर क्या होंगे, क्रेडिट। तो इसका पूरे टॉपिक का नाम कई बार मॉड्यूल में लिख दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन केस ऑफ न्यू इशू। न्यू इशू के केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। कोई डाउट। लिस्ट ऑफ अलॉटी बनेगी, उसमें डिटेल होंगी, वो ये लिस्ट अपलोड करेंगे उनके सिस्टम पर, वो आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर देंगे। जिनका डीपीआईडी लिखा, क्लाइंट आईडी आया है, उनके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। कोई डाउट है। सब्सक्रिप्शन फॉर्म तो आप किसको देते हो, इश्यूअर को। सब्सक्रिप्शन फॉर्म क्या होता है, जिसके थ्रू मैं शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई करता हूं। डिपॉजिटरी को तो उस दिन काम है जिस दिन आपको शेयर फाइनली अलॉट हो जाए। तो कई लोगों को तो अभी अलॉट भी नहीं होंगे, तो उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। जिनको अलॉट हुआ उनकी लिस्ट डिपॉजिटरी को भेजेंगे। तो आप तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म कंपनी को ही भर के भेजोगे और उसमें दोनों डिटेल दोगे। मॉड्यूल में देखो, प्रोसेस ऑफ डीमैट, देन प्रोसेस ऑफ रीमैट। बस अभी आज के लिए इतना ही। ये देखो 4 नाम कल मैंने आपको बताए थे,
और इन सबके बीच में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लीगल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना है इन सबके बीच में। चलो यही खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। थैंक यू।